हाय देयर, हमारी इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, कल हमने पढ़ा था साइंस, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी। इसके पीछे दो क्लास और है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जाकर एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। अब आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। और ग्रामर का एक टॉपिक है क्या? नरेशन। नरेशन यानी कि नरेशन, उसको नरेशन या नरेशन भी कहा जाता है। देखिए, आप किसी भी क्लास में हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। क्लास 12 इसके बाद भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये नरेशन पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, जो कि ग्रामर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आज हम नरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम नरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, नरेशन जो है एक वर्ब है जिसका नाम है नैरेट। नैरेट वर्ब से इसकी उत्पत्ति हुई है, नैरेट। और नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना। नैरेट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। जैसे आपने सुना होगा नैरेटर। इसका नैरेटर कौन है, मतलब इसको किसने वर्णन किया है या इसको किसने लिखा है, बताया, उसी को नैरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना या कथित करना या बोलना, कि कोई भी चीज़ बताना। तो नरेशन का मतलब हो गया क्या? नैरेट सबसे बना है नरेशन। अच्छा, नरेशन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम पूछेंगे तो कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? देखिए, नरेशन का मतलब होता है कि अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उस पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसी को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ये कथन होते हैं। ठीक है, अब ये कथन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नरेशन का मतलब हो गया कथन या स्टेटमेंट। कथन हो गया है हमारा। तो कथन क्या है? ये दो प्रकार के कथन होते हैं। अगर किसी व्यक्ति तक हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हमारे पास दो तरीके पहुंचाने हैं। पहले वाले को कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट। और दूसरे वाले को कहा जाता है इनडायरेक्ट। पहले वाले को कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरे वाले को कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, नरेशन को स्पीच भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीच में भी तो भाषण दिया जाता है, यानी कि अपनी बातों को कहा जाता है। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है डायरेक्ट स्पीच, इसको कहा जा सकता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए, इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। देखिए, जैसे हमारे चैनल का नाम है रिफ्रेश नॉलेज, तो आप कितना भी कुछ भी पढ़े रहेंगे, हम आपके नॉलेज को रिफ्रेश जरूर करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हमने कुछ नया पढ़ा है, आपको इससे ताजगी फील होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबसे पहले इसको हम समझते हैं आखिरकार है क्या। डायरेक्ट कथन और इनडायरेक्ट कथन। सबसे पहले जानिए डायरेक्ट कथन क्या है या प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, मतलब कथन क्या होता है? कथन मतलब अपने आप जो बोलते हैं, भाषण जो होता है हमारा, जो हमारे वक्तव्य होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? कथन। तो किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का हमारे पास दो रास्ता होता है। एक रास्ता है डायरेक्ट और दूसरा रास्ता है क्या? इनडायरेक्ट। जैसे आपको पता ही होगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज़ डायरेक्ट आकर बात करता है, डायरेक्ट वही डायरेक्ट जो आप सोचते हैं कि हमसे आकर डायरेक्ट बोलिए, हमसे डायरेक्ट बताइए, या हम जाकर आपकी बातों को उनको डायरेक्ट बता देंगे, तो उसी को डायरेक्ट कहा जाएगा। अगर इसको हम मतलब नॉर्मली समझने का प्रयास करते हैं, सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर इसको हम पूरी तरह से अगर मतलब पढ़कर जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रत्यक्ष कथन है क्या, तो जानिए प्रत्यक्ष का मतलब है सामने। इसमें देखिए, जब भी कोई जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट जो अपनी बातों को कहता है, तो उसके सामने जो होता है, उसकी आवाज़ जो होती है, उसके सामने जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके सामने मौजूद होता है। मौजूद होने का मतलब क्या है? वो उसकी बातों को डायरेक्ट सुनता है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि जैसे कि अगर सब्जेक्ट कोई है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है, चूंकि सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? यू होता है। जैसे हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है हम, आई, तो हमारे सामने जो रहेगा जिससे हम बात करेंगे कर्म में, उसको यू कंसिडर किया जाएगा। तो यू वाला पर्सन क्या होता है? हमारे सामने होता है। तो जब आई वाला पर्सन जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, आई अभी होता है, वो सामने वाले सेकंड पर्सन से बात करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कि वो अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब प्रत्यक्ष बात कर रहा है, आमने सामने बात कर रहा है।
अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगाएं कि हाँ, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है, कहीं पर दूर है लेकिन फ़ोन से बात कर रहा है, तो भी उसको सामने ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी आवाज़ और उनकी आवाज़ जो है वो एक साथ ही बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको प्रत्यक्ष कथन का मतलब क्या होता है, जब कोई कर्ता किसी कर्म से जो कि यू होता है उससे आमने सामने बात करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कथन में अब देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन देखिए ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बातें जो होती हैं दो व्यक्तियों के बीच में होती है, वो भी आमने सामने होती हैं। अप्रत्यक्ष कथन में क्या होता है कि कर्ता के द्वारा जो वक्तव्य कहा जाता है वो किसी कर्म तक पहुंचाने के लिए किसी तीसरे कर्म की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें एक व्यक्ति जैसे आई है, आई को यू तक अगर अपनी बात पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं कहेगा यू से, उसके पास एक और व्यक्ति आएगा जिसका नाम हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में से हम ले लेते हैं, जैसे ही हो गया या शी हो गया। तो ही या शी जो होगा वो सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन की बातों को अगले वाले तक पहुंचाएगा। जैसे अगर आई कुछ बात यू के लिए कहता है तो डायरेक्ट नहीं कहेगा, इस कथन को ये जो ही है या थर्ड पर्सन है, जो भी व्यक्ति आता है तीसरा, वो पहले वाले के कथन को दूसरे वाले कथन तक पहुंचाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष बात होगी, जिसको अगर आप देखेंगे तो चुगली करना जैसे होता है। कोई व्यक्ति आप मतलब आपने कुछ बातें की तो तीसरा व्यक्ति क्या हुआ, आपकी बातों को जिसके बारे में आप बात कर रहे थे उसको जाकर वो बता देता है, लेकिन आप नहीं बताते हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति जाकर बताता है, तो क्या होता है कि यह अप्रत्यक्ष कथन होता है। ठीक है, जैसे आप इसको समझना चाहेंगे तो इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर भाषण दे रहा है, कोई नेता अगर भाषण दे रहा है और आप वहाँ पर सामने मौजूद हैं, तो जो भी बातें वो कहेगा आपके सामने तो आपको सुनाई पड़ेगा, डायरेक्ट आप सुन रहे हैं कि वो बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके सामने बातें आ रही हैं। लेकिन अगर आप उस सभा में जहाँ पर भाषण हो रहा था वहाँ पर आप नहीं गए हैं और फिर भी आपको वो न्यूज़ चाहिए, तो आप उस न्यूज़ को अगले दिन अखबार में पढ़ सकते हैं या किसी न्यूज़ में देख सकते हैं। तो क्या हुआ इसमें कि आप जो नेता की बातें थी वो आप तक तीसरे माध्यम से पहुंची। ठीक है, तो वही तीसरा माध्यम क्या हुआ, अप्रत्यक्ष कथन हुआ, कि वह आपके पास डायरेक्ट नहीं आया। ठीक है, इतना गहराई से समझाने पर आपको डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीज़ें चली गई होंगी। ठीक है, चाहे तो आप कितने भी छोटे लेवल में रहेंगे आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए यार। अब चलिए इसको थोड़ा सा और बताते हैं आपको। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, ये तो सिर्फ डेफिनेशन था। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए पहचानेंगे कैसे कि कोई डायरेक्ट नरेशन है या कोई इनडायरेक्ट नरेशन है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का प्रयास करते हैं या डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी हम फॉर्मेट आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको फॉर्मेट हम पूरा समझा देंगे। जैसे एक फॉर्मेट यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लेते हैं। देखिए कई चीज़ें जो होती हैं ना वो डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छी होती हैं कि उनको एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया जाए, क्योंकि एग्जाम्पल से वो डायरेक्ट आपके मस्तिष्क में चली जाती हैं। कई बार उसका डेफिनेशन, उसका परिभाषा बताते बताते लोग थक जाते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आपको अगर अचानक से कोई एग्जाम्पल बता दिया जाता है तो आपको वो चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती हैं। इसका अगर सबसे अच्छा उदाहरण होगा तो आप मैथ में देखिए। अगर मैथ में लोग आपको थ्योरी बताते हैं, आपके टीचर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है फुली, लेकिन जैसे ही आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है आप तुरंत उसको क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं, लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम बताएंगे, इसके बाद आप इसको तुरंत ही पहचान जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक मतलब फॉर्मेट पूरा लिखा है, फॉर्मेट को हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड यू आर माई सोलमेट। यहाँ पर फुल स्टॉप देखिए, यहाँ फुल स्टॉप लगा है और ये बंद हुआ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आई सेड टू हर यू आर माई सोलमेट, अगर ये देखेंगे तो एक प्रकार का सेंटेंस है, इंग्लिश में लिखा है, चूंकि इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आप देखिए, हम सेंटेंस को देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड टू हर। यह एक बाहरी यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है या क्लॉज दिखाई पड़ रहा है, और ये दूसरा वाला जो अंदर में है इसके ये दूसरा हमें सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए जब भी कोई फॉर्मेट ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा कि जहाँ पर कोई जो पर्सन है वो अपनी बातों को कह रहा है और उसकी बातों
को कहने के बाद कॉमा लगाया गया है, और कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होकर के उसकी बातों को एजिटिव कॉमा के अंदर या हाईलाइट करके रखा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो बात कर्ता ने कही थी, सब्जेक्ट ने कही थी, उसकी बातों को एजिटिव यहाँ पर रखा गया है, बिना किसी परिवर्तन के रखा गया है। जैसा उसने कहा वैसा यहाँ पर रख दिया है। ब्रैकेट लगाने का यही मतलब होता है कि उसने अपने मुंह से जो बोला, जो कुछ भी बोला, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन किए बिना ही उसके सारे वाक्यों को यहाँ पर रख दिया गया है या बॉक्स में रख दिया गया है। जैसे कोई नया कपड़ा आता है तो आप उसको तुरंत बॉक्स में रख लेते हैं ताकि वो गंदा ना हो, मतलब वैसा कि वैसा ही रहे, उसको दूसरे के द्वारा नहीं रखवाते हैं। तो यही है। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये बाहरी वाला जो कोई भी पर्सन है वो अपनी बातों को कह रहा है, उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, कॉमा लगाने के बाद उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत पूरी तरह से व्यवस्थित रखा गया है। तो यही फॉर्मेट क्या होता है, डायरेक्ट कथन होता है। इंग्लिश में इसको पहचानने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज बोलने पर तो इंसान को पता ही लग जाएगा, कोई हमारे सामने मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो वो इस बोलने पर पता ही लग जाएगा। लेकिन अगर स्क्रिप्टेड चाहिए होगी कि लिखकर कैसे पता करेंगे कोई मतलब जो कथन है वो डायरेक्ट कहा गया है कि इनडायरेक्ट कहा गया है, तो यही फॉर्मेट होगा, हमेशा यही फॉर्मेट होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको लगना ही होगा, आपको लगेगा ही, मतलब इसमें लगेगा ताकि आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ें। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जितना भी आपको पूरा क्लोज दिखाई पड़ रहा है, ये क्लोज होता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य होता है उसको क्लोज कहा जाता है, जैसे आपको पता होगा, क्लोज आप पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी ये बाहरी आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है, कॉमा के बाहरी पार्ट, जो इतना पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए ये चीजें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब या इसको कहा जाता है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब कोई पूछेगा कहाँ है, तो कॉमा के पहले जितना भी लिखा रहता है, सेंटेंस या क्लॉज लिखा रहता है, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अच्छा, अब जो ये पूरा पैकिंग के साथ रखा गया, वो हाईलाइट करके रखा गया हुआ है उसके कथन को, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग मत कहना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है लेकिन इसको रिपोर्टेड कहा गया है। ये भी हम आपको बता देंगे क्यों कहा गया है रिपोर्टेड स्पीच, या इसको आरएस कहा जाता है। क्योंकि देखिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अभी रिपोर्ट कर रहा है, यानी अपनी बातों को बता रहा है, ये क्रिया है। ठीक है, लेकिन ये बातें जो है वो कही जा चुकी हैं, तो जो पास्ट में बीत गई हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, क्योंकि ये बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन ये बातें जो है अभी कही जा रही हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो हम चलिए थोड़ा सा और आपको बताते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसी के फॉर्मेट को बदल दिया जाता है, उसको बदलने के कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम जब लगाए जाएंगे तो, लेकिन अब ये जान लीजिए आप कि अगर कोई भी डायरेक्ट स्पीच रहेगा उसको बदलने के लिए क्या क्या उसमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसका यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा। इसके बाद परिवर्तन होने के बाद आप इसको जान लीजिए कि वहाँ पर कोई कंजंक्शन जरूर आएगा। ठीक है, बीच में एक कंजंक्शन, या इसको क्या कहा जाता है, ज्वाइंटिंग वर्ड या कनेक्टिव वर्ड भी कहा जाता है। तो कंजंक्शन आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। वो कंजंक्शन आएगा, उस कंजंक्शन के तुरंत बाद याद रखिए कि उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो और सारे जो उसमें होते हैं लिखने के लिए फिनोमिनो जो होते हैं वो सारे अप्लाई किए जाएंगे। तो कोई सेंटेंस लिखा रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको यहाँ पर लिखने के बाद कुछ चेंजेस करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब वी विल कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मेट होगा, कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद ये वाला जो होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हमें करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर चलिए हम आपको बताते हैं, एक सेंटेंस छोटा सा लिखकर बताते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद और सारे नियम रहेंगे। देखिए, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है, चूंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, कोई भी आप किताब उठाइए तो आपको इस शुरुआत में थोड़ी ही दे देगा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़िए, या आपके लास्ट चैप्टर के करीब में दिया जाता है, क्योंकि आप इनको इनका मतलब ये होता है कि आप सारे चैप्टर जो बाहर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद नाउन प्रोनाउन, ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले होते हैं, और इसके बाद जेंडर हो गया, इसके बाद डिग्री हो गया, इसके बाद क्या हो गया, नंबर हो गया, जितने भी मतलब इसमें टॉपिक रहते हैं इंग्लिश के छोटे बड़े होते हैं उसको पहले दिया जाता है, ताकि उसको आप पहले पढ़ लीजिए तब इस पर पहुंचिए। तो अगर आपको टेंसेस की नॉलेज होंगी तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो टेंसेस आपको आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम एक बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, जो सेंटेंस हमने अभी लिखा था उसी सेंटेंस को लिखकर हम इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इसके बाद जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वही सेंटेंस लिखते हैं। अभी फिनोमिना तो आपको पता हो गया कि सेंटेंस जो होगा उसमें कुछ परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, कंजंक्शन लगाया जाएगा, कंजंक्शन के जस्ट बाद लगाया जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में भी थोड़ा सा परिवर्तन करके सेंटेंसेस को एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी सेंटेंस को हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल कर दिखाते हैं। अब देखिए होगा मैजिक। अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो फिर से देखिए, ये वाला वीडियो आप पीछे करके फिर से देखिए आराम से। तो इतना छोटे लेवल में हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि अगर आप क्लास 1 में होंगे, 2 में होंगे, लेकिन आप माइंड आपका एक्टिव होगा, ऐसा नहीं नर्वस माइंड लेकर बैठे हो, पूरी तरह से एकदम आलसी बने हो, ऐसे वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। माइंड को आपके मतलब एक्टिव होना चाहिए, आप किसी भी क्लास में हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले वही वाला सेंटेंस लिखते हैं, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, वही लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई सेड टू हर, कॉमा, न्यूट्रल कॉमा। अब यहां से हमें पता लग गया कि जो लिखा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच है। यू आर माई, और यहाँ पर क्या था, सोलमेट। आई सेड टू हर यू आर माई सोलमेट। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा, क्योंकि यह डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमने कहा था कि यहाँ पर जो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके बाद इसको कॉमा इंटरड कॉमा को हटाने के बाद यहाँ पर कंजंक्शन आएगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें परिवर्तन करने के बाद सेंटेंस को एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। देखो इस क्या करना है, सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है कि आखिर वो किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा आखिरकार ये कौन सा सेंटेंस है। तो यू आर माई सोलमेट, अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। तो यू आर माई सोलमेट जो लिखा है, हमें पता लग गया है कि हमारा ये क्या असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव वाला रूल लगाएंगे हम। तो असर्टिव वाला रूल क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर सेट और सेड अगर लिखा है, या तो सेट टू लिखा है। सेट टू कब लिखा रहेगा, जब यहाँ पर कोई हमें ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, जैसे हर ऑब्जेक्ट जुड़ा है, तो हर ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पर टू लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर सेट टू लिखा है। अदरवाइज ये नहीं होता तो सिर्फ लिखा होता आई सेड कॉमा यू आर माई सोलमेट। तो ये अगर नहीं होता तो यहाँ पर सेड ही रहता, लेकिन यहाँ पर सेट टू है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ा गया है। अच्छा, इसको बदलने के लिए एक छोटा सा नियम है, आपने उसको पढ़ा भी होगा, सन बटा 123। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, सन बटा 123। ये बहुत पॉपुलर नियम है, आपको इसको पता होना चाहिए। वैसे अगर आपको नहीं पता होगा आप तब भी कर लेंगे। यस फॉर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बदलता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बदलता है किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन के अनुसार। ऑब्जेक्ट बदलता है किसके, सेकेंड पर्सन के अनुसार, और सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आता है यू। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, एन फॉर होता है नो चेंज, एन फॉर होता है नो चेंज, मतलब इसमें चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज।
ठीक। एन फॉर नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में जो भी आते हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो एजिटिव लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये नियम आप याद कर लीजिए कि सन बटा 123 होता है, ये मतलब बहुत पॉपुलर नियम है, आपको ये पता होना चाहिए। जो बड़े होंगे क्लास 10th 11th 12th में होंगे उनको तो आराम से ये पता होगा, बाकी जो नहीं पता है वो जान लीजिए, अगर 6th 7th में आप हैं तब भी जान लेंगे इसको। तो आई सेट टू हर, सबसे पहले हम जानेंगे कि सन बटा 123 जो लगेगा रूल लगेगा, यहाँ पर हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए सेट टू जो लगा है, अगर यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो सेट टू को हटाने के बाद टेल आएगा, और टेल चूंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है तो इसका हमें सेकंड फॉर्म लाना पड़ेगा। तो टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और इसके सेट टू के स्थान पर हम लिखेंगे टोल्ड। क्या लिखेंगे? सेट टू। अगर सिर्फ सेड रहेगा तो हम सेड ही लिखेंगे, लेकिन जब सेट टू रहेगा तो हम टोल्ड लिखेंगे, जो कि टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो आई टोल्ड, इसके बाद ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसको एडजेक्टिव लिखना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन सिर्फ इसमें करना था जो ये वर्ब आपको दिखाई पड़ा। इसके बाद जो चेंजेस होंगे अंदर में होंगे, जो अंदर मतलब जो ब्रैकेट्स के अंदर है। तो आई टोल्ड हर। अब जैसा कि हमने इनडायरेक्ट का कुछ पहचान में बताया था कि अब यहाँ पर हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन आएगा, और कंजंक्शन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आता है। क्या आता है? कंजंक्शन दैट। तो यहाँ पर दैट का आगमन हुआ, दैट, इसको कनेक्टिव वर्ड भी कहा जाता है, जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करता है? जोड़ देता है। इसका मतलब होता है कि, अगर आप हिंदी में निकालेंगे तो होता है कि। मैं अब देखिए, मैंने उससे कहा कि, अब वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा सा बता रहा है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है। वो डायरेक्ट कहा उसने, डायरेक्ट हाँ कह दिया यू आर माई सोलमेट, लेकिन अब बता रहा है कि मैंने तुम्हें बताया कि। अब उसके बाद वो आगे बता रहा है, देखिए आई टोल्ड हर दैट। अब यहाँ पर हमें क्या हुआ कि अब सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट हम चेक करें यू। यू हो गया कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर चेक करें कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम चेक करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, और हर के हिसाब से यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा? शी। थोड़ा सा दिमाग लगाए तभी आएगा, इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पर शी क्यों आया? चूंकि यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलेगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हर का, चूंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर शी हमें लाना पड़ेगा। हर नहीं लिख सकते हम, शी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि हर लिख दे, नहीं हर लिख सकते हैं। आप सोचिए ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पर, ये तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है, और ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है हर, और हर का यहाँ पर जो हम लाएंगे सब्जेक्ट वो बनेगा शी। अच्छा, शी हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर है आर। आर हो गया प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस जितने होते हैं वो सारे जाते हैं पास्ट टेंस में। आप याद कर लीजिए। यहाँ पर एक नियम और हम बता देते हैं, प्री पास्ट नियम। इसको हम ही ने डिजाइन किया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब खास नहीं है, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। प्री मतलब क्या? प्रेजेंट वाले टेंस। पास्ट मतलब हो गया पास्ट वाले टेंस। जितने भी प्रेजेंट वाले टेंस होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर आर है, जो कि आर जो होता है सिंपल सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया, तो आर के हिसाब से यहाँ पर शी जो है वो जाएगा पास्ट में जाएगा, और पास्ट में होता है शी के साथ वाज या वर लगेगा। चूंकि शी है हमारा सिंगुलर, तो शी के साथ यहाँ पर क्या लगेगा? वाज। तो शी वाज। ये सारे नियम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया अपने पास। तो आई टोल्ड हर दैट शी वाज। ठीक, खत्म काम। यहाँ पर हम पहुंचे माई के पास। तो माई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ा? यहाँ पढ़ रहा है कि माई, और इसका सब्जेक्ट जो है आई ही है। तो आई के हिसाब से आई का ऑब्जेक्ट, आई का पॉजेसिव जो होता है वो माई ही होता है। तो आई टोल्ड हर दैट शी वाज माई, और यहाँ पे सोलमेट, सोलमेट थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। तो यहाँ पर हो गया क्या? सोलमेट। देखिए ये बन गया आपका क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच था, डायरेक्ट स्पीच को बदलना हमने, तो ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसका हिंदी देखिए, आई टोल्ड हर दैट शी वाज माई सोलमेट।
यानी कि मैंने उससे कहा कि वह मेरी सोलमेट थी। तो चूंकि ये बात हमने बताया है और इसको हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने ये बात बताया था, डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं। अब जो पर्सन था हमारे सामने वो सामने नहीं है, अब किसी तीसरे से हम अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि मेरी सोलमेट थी। लेकिन अब इसको जब हमने कहा था डायरेक्ट, तो हमने सामने उसके कहा था कि यू आर माई सोलमेट, मतलब तुम मेरी सोलमेट हो। लेकिन अब हमें तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, ये बात अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट कहा जाएगा। तो ये सारे नियम थे। अगर ये नियम आपको समझ में आए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको फिर से देखने की आवश्यकता है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाएगा पूरा, इसका मतलब सेंटेंस में टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसके बाद एक सेंटेंस और क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस ना। वो सारे सेंटेंसेस जो है मतलब 5 सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। सभी को एक्सप्लेन यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए रिफ्रेश नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।